हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार की आज दूसरी क्लास है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स जो यूके पीएससी को ट्रांसफर हुए हैं यूके एसएससी से या फिर यूके एसएससी जिन्हें री एग्जाम करा रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमने क्रैश कोर्स चलाया था। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है और खासकर इसमें हमने जीएस कराई थी। जीएस हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जान ही गए होंगे जिन लोगों ने पटवारी या पुलिस का एग्जाम दिया है। तो उसमें उन लोगों का अंदाजा हो ही गया था कि किस लेवल की हमने जीएस कराई थी और कितना वहां आया है। लगभग हमारी वीडियो से 60 से 80% तक का वहां हमने जीएस मिली है, डायरेक्ट जीएस मिली है। तो इसलिए आप लोग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखें और जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसे नोट करते हुए चले, थोड़ा याद करते चले, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे। बस आपको ये थोड़ा सा पढ़ते रह जाना है और ध्यान करना है, ठीक है। और इसके अलावा काफी जो बच्चे बोल रहे थे ये टेस्ट सीरीज के लिए, देखिए जो देहरादून में राव आईएएस है तो वहाँ प्रत्येक सैटरडे आप लोगों को फ्री टेस्ट मिल जाएगा। मैं टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ, तो आप लोगों को प्रत्येक सैटरडे जाए वहाँ टेस्ट दे दे और कंप्लीट 100 नंबर का टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। पूरा जीएस का लेवल वही रहेगा जो आयोग का आजकल पूछा जा रहा, और उत्तराखंड और बाकी जीएस सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए मूल अधिकार की आज दूसरी वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम 12 तक अनुच्छेद कर चुके थे, तो आज है अनुच्छेद 13। तो कौन सा है? अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद, तो आज है अनुच्छेद 13। देखो संविधान में इसमें क्या लिखा गया है वो देख लेते हैं इसमें। तो संविधान में जो लिखा गया है इसमें लिखा गया है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ठीक है, असंगत विधियां। तो ये लिखा गया है वहां। ये डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता, हो सके कभी आ जाएगा अनुच्छेद 13 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 13 में ये है, तो मूल अधिकारों से असंगत विधियां। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को कम करती है या उन्हें समाप्त करती हो, अगर इसके यहाँ जाएगी, असंगत होगी, तो उसका प्रावधान किया गया कि क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसके दो भाग है, अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), इसके खंड किए गए हैं इसमें। तो उन सारे खंडों को भी देखेंगे। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये है, ये मूल अधिकारों की पूरी सुरक्षा करता है, ठीक है, मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, यानी कि मूल अधिकार इसके अकॉर्डिंग, ये ना तो मूल अधिकार कम किए जा सकते हैं ना छीने जा सकते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए, कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कर लेना है, जैसे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, ठीक है, सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच। अब ये कैसे सुरक्षा करता है वो देख लेते हैं। देखो ये क्या करता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि कोई भी अगर राज्य विधानमंडल या फिर ये संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों को कम करती है या छीनती हो, तो उसे पुनर्विलोकन कर सकते हैं, यानी कि उस कानून को रिवाइज कर सकते हैं, उस कानून को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को इसका प्रहरी बनाया, यानी कि न्यायालय को इसका पहरेदार बनाया। तो न्यायालय को मूल अधिकारों का पहरेदार बनाया, मूल अधिकारों का पहरेदार बनाया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, एक टेस्ट सीरीज में आया था क्वेश्चन, ऐसे तो आया नहीं था। तो क्या हुआ कि इसे पावर देता है, देखो किसे किसे ये पावर देता है। देखो सुप्रीम कोर्ट को क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट है ये, मान लो इसे अनुच्छेद 32 के तहत ये पावर देता है कि ये इसे अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया कि जो मूल अधिकारों को छीनती या कम करती हो, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत उस कानून को रद्द कर सकती है। और इसके बाद ही हाई कोर्ट है, तो इसे ये पावर 226 के तहत मिली है, अनुच्छेद 226 के तहत। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि कोई भी ऐसा विधि जो मूल अधिकारों से असंगत होगी, यानी कि मूल अधिकारों के विरुद्ध जाएगी, तो ये उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहीं से एक विचार आया, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो यहां से एक शब्द आया न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब यह होगा कि संसद ने कोई कानून बना दिया मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस कानून को चेक करेगा। अगर वो चेक गड़बड़ हो, वो कानून इसके खिलाफ आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस कानून को निरस्त किया जाएगा मूल अधिकारों के खिलाफ अगर होगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा क्या है? अनुच्छेद 13 में ये क्वेश्चन आएगा, तो ये तुम्हें ध्यान रखना, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ है? अनुच्छेद 13 में, ठीक है।
और अनुच्छेद 13 ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन है? अनुच्छेद 13। न्यायालय को पहरेदार कौन अनुच्छेद बनाता है? अनुच्छेद 13। अब देखो न्यायालय को पावर दो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर कैसे मिलती है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 के तहत, 226 के तहत। ठीक है, अब ये शब्द आया न्यायिक पुनर्विलोकन, तो इसका मतलब वही है कि कोई संसद कानून बनाया और उसे रिव्यू करेगा। अब देखो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आई कहीं से, कहां से? ये अमेरिका से आई थी। ये पूछा गया था कई बार क्वेश्चन में, तो अमेरिका से आई है, यूएसए से आई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां से न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आई। अब ये इतने फैक्ट है मोटे मोटे, आप इसे थोड़ा सा ध्यान कर लेना, नोट करते हुए चलना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो मूल जो अनुच्छेद 13 है वो दो भाग है उसके। ठीक है, अनुच्छेद 13 के कितने हैं? 2 भाग है। अनुच्छेद 13 के 2 भाग है इसके। इसका एक तो है 13(1), अनुच्छेद 13(1) और दूसरा है 13(2). 13(2) ये अनुच्छेद 13 के 2 भाग है। ठीक, अब 13(1) में क्या है कि मैं लिख देता हूं संविधान पूर्व विधियां। ठीक है, संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसका अनुच्छेद 13 में क्या है? इधर 13(2) में है संविधानेतर विधि, संविधानेतर विधि, यानी कि संविधान बनने के बाद जो विधि बनाई गई उनके बारे में कहा गया। अब देखो इसमें क्या कहा गया? संविधान पूर्व विधि, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान बनने से पहले बना हुआ है, ठीक है, तो वो कानून बना हुआ है, अगर उसका कुछ भाग या पूरा का पूरा कानून मूल अधिकारों को कम करता हो या हनन करता हो उनका, ठीक है, तो वो शून्य होगा। ध्यान रखना, डिलीट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, शून्य होगा, यानी कि इसके ऊपर छप जाएगा, यानी कि मूल अधिकार उसके ऊपर रहेगा और वो कानून शून्य रहेगा, दबा रहेगा नीचे। अगर मूल अधिकार हटते हैं तो वो वापिस आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत कहा था अनुच्छेद 13(2) में। अब इसे आप रख लोगे, इसमें क्या है? देखो ये है संविधान, यहां लिखोगे तुम संविधान से पहले बने कानून, ठीक है, मूल अधिकारों में छोट में लिख रहा हूं, आप कर देना, मूल अधिकारों के विरोध पर असंगत होंगे। असंगत मतलब वो यहां लागू नहीं होंगे, वो छिप जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, या असंगत होंगे या शून्य होंगे। देखो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो कानून पहले बने हुए हैं वो कानून ढक जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, वो समाप्त नहीं होंगे। अगर मूल अधिकारों का ये प्रभाव खत्म होता है तो वो कानून फिर दोबारा से वापिस आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसे बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आच्छादन का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13(1) में हो या 13 हो, तो इनमें ये मिल जाएगा आप लोगों को, यहां से आप करोगे। आच्छादन का सिद्धांत कहां दिया गया है? वहां से। ठीक है, तो इसे आप ध्यान करोगे। अब आता है इसमें संविधानेतर विधि। इसका मतलब ये होगा कि संविधान बनने के बाद भी राज्य सरकार कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी कि जो मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। हालांकि इसके लिए अलग अलग कानून है, वो बाद में देखते हैं, इसके विवाद भी थे बहुत सारे। तो यहां लिखोगे संविधान के बाद राज्य कोई संविधान विरुद्ध विधि नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगा। तो कोई भी विरुद्ध विधि नहीं बनाएगा। और अगर कोई ऐसी विधि बना भी दी, मान लो कि कोई ऐसी विधि बना दी और उस विधि में कई सारे भाग है, A B C D, ठीक है, D तक है, और उसका D भाग मूल अधिकार के विरुद्ध जा रहा हो, तो D भाग को कैंसिल किया जाएगा, उसे एक साइड कर दिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत। तो इससे ही आया है, कहा क्या आया है? पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, इससे ही आया क्या? पृथक्करण का सिद्धांत।
तो ये अनुच्छेद 13 है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कॉल करके या कमेंट करके जरूर पूछ लेना। जितना भी एग्जाम के लिए जरूरी है मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है। बाकी अब इसमें करते हैं मूल अधिकार, जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के हैं। तो कितने जो भागों में बांटा गया है मूल अधिकार को वो देखते हैं सारा। ठीक है, चलो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा क्या करना है कि इसे नोट कर लेना। ठीक, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, और दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब देखो मूल अधिकार क्या थे कि सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ समानता का अधिकार था। सबसे पहले मूल अधिकार जो मोटे मोटे जो बांटे गए हैं तो उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, समानता का अधिकार। अब आता है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार का जो वर्णन हुआ है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समानता का अधिकार कहां से कहां तक के बीच में वर्णन किया गया, 14 से 18 के बीच में। अब इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है। तो इसे आप यहां 19 से 22 तक, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 1922 के बीच में दिया गया है। आप इसे वहां से कर लोगे। अब इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या है, अधिकार। तो ये कितना है, 23 से 24, 23 में 24 है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें आप यहां कर लोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखो आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मोटा मोटा आप लोगों को ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये नोट्स बना के चलना, थोड़ा सा याद रहेगा। और देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को साथ साथ बता ही रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना आप आंसर दे ही नहीं पाओगे। तो ये है 25 से 28 के बीच में। तो 25 से 28 के बीच में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब एक और आता है इसमें, जो मेन है, ये थोड़ा सा वो तो बाद में करेंगे। इसमें है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। इसे कैसे लिखूं, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है यहाँ। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे बाद में। तो देखो शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। 29 व 30 में है, 29 व 30 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 29 व 30 में। ठीक है, अब यहां जो आता है इसके बाद वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। उपचारों का अधिकार, तो इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना। देखो ये याद करना बड़े आसान है। सबसे पहले यहाँ आओगे समानता का अधिकार, मूल अधिकार में आते हैं। मूल अधिकार मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था, 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में हमें राज्य की परिभाषा दी गई थी, और अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के बारे में दिया गया है कि उनकी सुरक्षा कैसे कैसे हो सकती है, कैसे वो नहीं छीन सकते, या फिर उनकी जो जैसे मैंने बताया कि वो सुरक्षा कवच है उसका। ठीक है, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है वो न्यायपालिका को देता है, न्यायालय उसकी सुरक्षा करता है। तो अब 13 तक हो गया, अब 14 तक करते हैं। देखो समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है, इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार आया, ये यहाँ ये 1922 के बीच में है। और इसके बाद आता है ये यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये क्या है 23 से 24 के बीच में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर किसी का कोई शोषण होगा किसी महिला या बालक के लिए तो उसके बारे में यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 26 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 26 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता है इसमें। अब आता है यहाँ संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 23 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 5-6 बार पूछे गए हैं, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान करना है। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लगभग उम्मीद है कि 2 वीडियो में ये मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे, समाप्त कर देंगे इन्हें। ठीक है,
अगर थोड़ा सा इनके संशोधन के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है 3 वीडियो हो जाए या फिर बड़ी बड़ी 2 वीडियो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू वीडियो देखते हुए चलना है और वीडियो शेयर जरूर करना है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगला सब्जेक्ट कौन सा चलाना है। मैं साइंस सोच रहा हूँ, साइंस शुरू करना, ठीक है। और इसके साथ ही तो काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि वो टेस्ट सीरीज के बारे में बोल रहे थे। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है राव IAS देहरादून में है, जो कानपुर में, वहाँ प्रत्येक सैटरडे कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फ्री टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो वहीं बैठ के टेस्ट दे देना, सर से बात हो गई थी, चाहे तो वहीं टेस्ट दे देना, तो या फिर अपने घर ले जाना वहां से, तो आप वहां भी टेस्ट दे सकते हैं। आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 नंबर का पूरा टेस्ट मिलेगा और GS का लेवल वही रहेगा जो लोक सेवा आयोग का हो रहा है आजकल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।